क्या गारंटी है संजय मेहता जी का, क्या गारंटी है टाइगर जयराम महतो जी का, क्या गारंटी है आने वाली जो नई जेबी केसेस है उसका, जो आप लोग उस लूट का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप लोग तो उसको कहते हैं R&R पॉलिसी, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। मतलब कि पुनर्वास की जो पॉलिसी है उस पर पहले काम है। ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में जो IAS IPS बैठे हुए हैं, जो नेता और मंत्री बैठे हुए हैं, जो कॉरपोरेट ले बैठे हुए हैं, ये एक तरीके से गुंडे मवाली की भूमिका में है, लुटेरे की। इसकी तैयारी है। संजय मेहता हजारीबाग से दावेदारी पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या कहेंगे, कितनी तैयारी है आपकी? नहीं, देखिए, जनता दावेदारी करती है। हम लोगों ने साफ कहा का कोई भी व्यक्ति अगर अनियमितता में पाया जाता है, अगर अनैतिक गतिविधियों में पाया जाता है, उसी दिन उस व्यक्ति को हम लोग संगठन से मांग सरकार में, आज अगर एक थानेदार को भी अपना तबादला कराना है तो उसको रांची के कांके रोड में पैसा पहुंचाना पड़ता है। ये बात मैं खुलेआम कह रहा हूँ। आज अगर एक DSP को तस्करी हो, चाहे शराब की तस्करी हो, चाहे पशु की तस्करी हो, चाहे कोयला के माफिया हो, चाहे लोहा के माफिया हो, चाहे अबरक के माफिया हो, तमाम लोग के साथ। मैं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। इस वक्त हम कोडरमा में हैं और कोडरमा लोकसभा में हमारे साथ जेबी केसेस के केंद्रीय सदस्य संजय मेहता जी हैं। यहाँ KTPS में कुछ मामला है, वहाँ पे आए हुए हैं। दादा स्वागत, जोहार। बहुत बहुत जोहार। कल ही आप देखे होंगे एक मामला ESL वेदांता का, वहाँ पे लाठीचार्ज किया जाता है, अपने ही ग्रामीण, अपने ही लोगों, अपने भाई बहनों को माथा फोड़ा जाता है। और ये सुखद खबर ये है कि वहाँ पे वार्ता हो गया और वार्ता होने के बाद लगभग 400 से ऊपर लोगों को नियोजन दिया गया। पर ये मामला KTPS का, यहाँ के भी लोग विस्थापित हैं। क्या कहना चाहेंगे KTPS के मामले के बारे में? देखिए, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और विस्थापन के बाद जब पुनर्वास की बात आती है तो इस दुनिया के भीतर कहीं भी जब किसी की ज़मीन ली जाती है तो उसको कहते हैं R&R पॉलिसी, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। मतलब कि पुनर्वास की जो पॉलिसी है उस पर पहले काम होगा, क्योंकि लोगों को अगर आप विस्थापित कर रहे हैं तो उनको फिर आप कहाँ पर पुनर्वास दे रहे हैं, ये पहली चिंता होती है। तब कोई मेगावाट का, कितना भी मेगावाट का प्लांट लगाना है लगाइए, कितना भी कोयला निकालना है, तब वो फिर आप वहाँ खनन की परियोजना शुरू करिए, तब आप बॉक्साइट की परियोजना शुरू करिए, आयरन और निकालिए, जो भी तमाम खनिज संसाधन है। लेकिन पहले पुनर्वास। झारखंड के साथ क्या दिक्कत हुआ है कि जहाँ भी परियोजनाएं शुरू हुई वहाँ पर पहली प्राथमिकता इस बात को दिया गया कि कैसे ज़मीन सबसे पहले लिया जाए, आप कहाँ जाएंगे उसकी चिंता किसी को नहीं है। यहाँ के लोगों के साथ भी यही हुआ। KTPS में लोगों की ज़मीनें ली गई। कुछ दिनों पहले की बात बता रहा हूँ, कुछ महीनों पहले की बात, यहाँ के मज़दूरों को ही नौकरी से निकाल दिया गया। अब सेटिंग क्या है सो ये समझिए। ये कंपनियाँ जो भी यहाँ पर स्थापित होती हैं, जैसे यहाँ पर आप कोडरमा की बात कर रहे हैं, कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन बांझेडी का, जब बांझेडी प्लांट के अंदर काम होता है तो वहाँ पर कंपनियाँ आती हैं काम करने के लिए, जिसको बांझेडी प्लांट आउटसोर्स करता है, और वो कंपनियाँ फिर मजदूरों को रखती है। तो अगर कंपनी मजदूर को निकाल दिया तो बांझेडी प्रबंधन ये कहेगा कि कंपनी ने निकाला, मैं क्या करूँ। और इस तरीके से एक बहुत बड़े तरीके से मजदूरों का शोषण होता है। कुछ माह पहले की बात है, यहाँ पर हम लोग पहुँचे थे, जयराम जी भी पहुँचे थे, मैं भी पहुँचा था। हमारे मजदूर भाइयों को नौकरी से निकाल दिया गया था। हम लोगों ने प्रबंधन पर दबाव बनाया था। और इस तरीके से आप देखेंगे, जो ESL वेदांता की आप बात कह रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कंपनियों से लड़िए, झगड़िए, सर फुड़वाइए, केस मुकदमा खाइए, उनके साथ विनती करिए, उनके साथ लड़िए, वार्ता करिए, उसके बाद वो कुछ करते हैं। और कई केस में, कई मामले में वो चुप्पी साध लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि विस्थापन के बाद आप किसी के पुनर्वास और नौकरी की चिंता नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि विस्थापित लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी देते नहीं हैं। तो इसको लेकर के लगातार हम लोग आंदोलित हैं, और इस बात को लेकर के हम लोग एक तरीके से संकल्पित हैं कि जहाँ भी लोग विस्थापित हुए हैं उनको उनका हक और अधिकार मिल सके। कोडरमा अबरक की नगरी कहा जाता है। यहाँ पे ढीबरा को लेकर के यहाँ पे आप देखे होंगे, ग्रामीण है, जो गरीब लोग हैं, ढीबरा चुन रहे हैं तो वो चोरी के इल्जाम में लोग फंसाया जाता है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो नहीं लगता है कि जो झारखंड के संसाधन है वो कहीं ना कहीं झारखंडियों के लिए मतलब कर दिया जाता तो शायद लोग यहाँ बेच के अपना रोजी रोजगार। देखिए शिवा जी, आपके झारखंड नवनिर्माण चैनल के माध्यम से बहुत ही बेबाकी के साथ और बहुत ही एकदम सच को एकदम कहिए कि बहुत ही बेबाकी से ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में जो IAS IPS बैठे हुए हैं, जो नेता और मंत्री बैठे हुए हैं, जो कॉरपोरेट लोग बैठे हुए हैं, ये एक तरीके से गुंडे मवाली की भूमिका में है, लुटेरे की भूमिका में है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या धनबाद से बनारस तक का जो कोयला का मंडी है उसमें अवैध कोयला का व्यापार रोज़ हज़ारों हज़ार ट्रक नहीं पार हो रहा है? क्या तमाम जिले के पुलिस के अधीक्षक पैसा नहीं ले रहे हैं? क्या जिले के IPS पैसा नहीं ले रहे हैं? क्या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो पैसा नहीं ले रहे हैं? क्या जिले का उपायुक्त पैसा नहीं ले रहा है?
रहा है? क्या जो तमाम जिले के जिला खनन पदाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं, वो पैसा नहीं ले रहे हैं? क्या तमाम थाना के प्रभारी पैसा नहीं ले रहे हैं? क्या डीएसपी पैसा नहीं ले रहे हैं? हज़ारों 2,000 ट्रक बनारस की मंडी तक पहुंच जाता है अवैध कोयला, लेकिन जब कोडरमा में कोई एक आम आदमी एक बोरा में छोटा सा ढिबरा चुन करके अपना टेम्पो से ले जाना चाहता है तो उसको पकड़ करके केस कर देते हैं। अरे भैया, ढिबरा का कारोबार, अबरक का कारोबार, अबरक की राजधानी है कोडरमा, और यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था उस पर टिकी हुई है, जीविका उस पर टिकी हुई है। आप उसको लीगलाइज करिए ना, जो भी नीतिगत रास्ता है निकालिए, कानूनी तौर पर उसको लीगलाइज करिए, लीज दीजिए, जो भी आपका नीतिगत तौर पर रास्ता निकल सकता है वो आप करिए। लेकिन आप जो है सो खुद अपने लिए रास्ता निकाल लेते हैं लूटने का, लेकिन गांव घर के लोग कमाने खाने के लिए छोटा सा कुछ करना चाहते हैं तो उनको आप जेल में डाल देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी ने अवैध काम किया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका कुछ एक नीतिगत रास्ता निकालिए कि वैध तरीके से उसी चीज़ को कैसे किया जा सकता है कानूनी स्वरूप से। आज के तारीख में लीज लेना इतना टफ है और तमाम चीज़ों को इतना मुश्किल कर दिया गया है कि सिर्फ बड़े प्लेयर्स ही उसमें कुछ कर सकते हैं। आज आपको एक पत्थर का खदान का लीज लेना चाहते हैं, आप ले पाएंगे क्या? हम ले पाएंगे क्या? लेकिन कोई अगर बहुत बड़ा पहुंच वाला नेता, मंत्री, विधायक, सांसद के लोग अगर जाएंगे तो उनको मिल जाएगा। तो ये जो ऊपर एक जो एकदम सिंडिकेट बना हुआ है, ये सारा गेम इन्हीं के ऊपर घूमता है। बड़े कॉरपोरेट्स आएंगे, एसपी को खरीदेंगे, एसपी फिर कोयला पास कराएगा, फिर डीएमओ उसमें मैनेज करेगा, थाना मैनेज करेगा, डीएसपी मैनेज करेगा। और क्या नहीं हो रहा है झारखंड में, चाहे वो अफीम की तस्करी हो, चाहे शराब की तस्करी हो, चाहे पशु की तस्करी हो, चाहे कोयला के माफिया हो, चाहे लोहा के माफिया हो, चाहे अबरक के माफिया हो, तमाम लोग तो सब काम कर ही रहे हैं। पत्थर भी के माफिया हो, सब काम कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए, एक ट्रैक्टर में साधारण सा कोई बालू बेचने जाता है तो उसको पकड़ लेते हैं। अरे भाई, बालू में ये ताकत दीजिए ना कि ग्राम सभा को उसकी शक्ति हो। हमारे गाँव की नदी से बालू निकल रहा है, हम उसको नहीं बेच पा रहे हैं, उसके संसाधन का फ़ायदा गांव के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन पुलिस जो है सो उसको पकड़ती है। चालान महंगा हो गया है, उनको लीज नहीं मिल पा रहा है। तो आप जो है अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो कैसे होगा? इसको ऐसे समझिए, इसको बहुत इंटरेस्ट लगेगा आपको कि सरकार टेंडर निकालती है कि सड़क बनाना है, भवन बनाना है। डेवलपमेंट का काम तो सरकार कर रही है। मान लिया नया विधानसभा बना तो उसमें गिट्टी, बालू, सीमेंट, छरी तो लगा होगा। अब सरकार लीज नहीं दे रही है, बालू का ऐसे ही पेंच फंस जाता है, पत्थर का ऐसे ही पेंच फंस जाता है। तो सरकार कह रही है कि हम टेंडर निकाल रहे हैं और उसमें कॉन्ट्रैक्टर को ये जिम्मा दे रहे हैं कि वो सड़क बनाए या वो भवन बनाए। तो सड़क और भवन बनाने के लिए आप टेंडर निकालते हैं, लेकिन पत्थर के लिए आप लीज नहीं देते हैं, बालू के लिए आप लीज नहीं देते हैं। वो इसलिए नहीं देते हैं कि उसके जो मंत्री विधायक हैं या फिर उनके जो तो वो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से बनाएगा? वो कॉन्ट्रैक्टर आसमान से लाएगा क्या सीमेंट को? वो कॉन्ट्रैक्टर आसमान से लाएगा बालू को? वो कॉन्ट्रैक्टर आसमान से लाएगा छरी को? वो कहाँ से लाएगा? तो इसलिए आप खुद चीज़ों को अवैध करने के लिए एक तरीके से एक रास्ता खोल रहे हैं। तो सही, आपको नहीं लगता है कि अगर ये चीज़ें अगर साधारण ग्रामीण को मिल जाएगा तो शायद उन लोग जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े मंत्री विधायक के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को नहीं मिल पाएगा? यही बात है, यही चिंता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि शक्ति गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अगर किसी गांव के नदी घाट से बालू निकलता और उस बालू का रेवेन्यू उस गांव के विकास में खर्च होता और ग्राम सभा को वो शक्ति होती तो कितना बेहतर होता। लेकिन यहाँ तो सीओ से साँठ गांठ करके बेचारे लोग किसी तरीके से एक टेम्पो ये चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो एक बहुत बड़े स्तर पर एक कहिए कि मतलब सेटिंग चल रहा है, और मंत्रियों का, विधायकों का, सांसदों का, अफसरों का, नौकरशाहों का, पुलिसकर्मियों का एक बहुत बड़ा साँठ गांठ है जो झारखंड के भीतर आम आदमी तक उसका हक अधिकार पहुंचने नहीं दे रहा है। एक लगातार देख रहे हैं कि ग्रामीणों का अगर आवाज़ उठानी हो तो सिर्फ एक जेबी केसेस ही नज़र आ रहा है। बाकी जितने भी है वर्तमान सरकारें हैं, चाहे वहाँ के लोकल विधायक हैं, वहाँ के सांसद हैं, इन चीज़ों के तमाम मुद्दों को आप लोग वो लोग नहीं उठाते हैं। इसका क्या नहीं, ये दुर्भाग्य ये है कि जो लोग भी सत्ता में गए वो फिर उसके ही एक हिस्सा बन गए, वो उसी लूट खंड का एक हिस्सा बन जा रहे हैं। ऐसे में क्या हो रहा है कि वो जो लालच उनको दिखाई पड़ता है, जैसे विधायक बनते हैं, संघर्ष की बात कहते हैं, लेकिन जैसे ही विधायक बनते हैं पावर दिखता है, उनको पैसा दिखता है, पैसा का लालच दिखता है, मोटी रकम दिखाई पड़ती है, तो उनका ईमान डोल जाता है और उसके बाद फिर वो भी उसी लूट खंड का एक हिस्सेदार बन जाते हैं, भागीदार बन जाते हैं। तो इस कारण से उनका जो नैतिक बल है वो कमज़ोर हुआ है। चाहे आप सरकार की बात करिए, क्या ये सच्चाई नहीं है कि वर्तमान सरकार में आज अगर एक थानेदार को भी अपना तबादला कराना है तो उसको रांची के कांके रोड में पैसा पहुँचाना पड़ता है। ये बात मैं खुलेआम कह रहा हूँ। आज अगर एक डीएसपी को ट्रांसफ़र कराना है तो वो पैसा पहुँचाएगा।
आज अगर किसी डीसी को ट्रांसफ़र कराना है तो वो पैसा पहुंचाएगा, किसी एसपी को अगर ट्रांसफ़र कराना है तो वो पैसा पहुंचाएगा। तो सरकार में जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हो रही है उसमें भी पैसे की बुनियाद पर हो रही है। ऐसे में अफसर भी जो है इस बात को लेकर के बहुत आश्वस्त रहते हैं कि अरे हमको तो ये पद मिला है, हमने ट्रांसफ़र कराया है तो पैसा लेकर के कराया। अब 2-4 करोड़ दे करके कोई अपना ट्रांसफ़र कराएगा तो पैसा भी उसी बाज़ार से निकालेगा। तो ऐसे में जो हमारे झारखंड के भीतर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके भीतर भी एक आत्मबल आ गया है कि हम तो पैसा दे करके ट्रांसफ़र कराए तो हमको डर किस बात का। तो मुझे ये लगता है कि जितने भी हमारे अफसर हैं, हमारे जितने भी नेता, सांसद, विधायक, मंत्री हैं और जितने झारखंड की नौकरशाही में बैठे हुए आला अफसर हैं, सबके भीतर कहीं ना कहीं एक ये भाव है कि झारखंड को कैसे भी लूटो, कोई कुछ करने वाला नहीं है। और यही कारण होता है कि देखिए साफ तौर पर आप देखते होंगे छवि रंजन फंसे, पूजा सिंघल फंसी, वीरेंद्र राम फंसे और कई लोगों की लंबी फहरिस्त है। कई नेता मंत्री आज भी जेल में है और झारखंड तो लूट का इतिहास रहा है। मधु कोड़ा काल से लेकर के तमाम काल को देखिए, चाहे वो एनोसेका की बात हो, तमाम लोग देखिए लूटते रहे हैं इस राज्य को। जिस तरह से आप लोग 2024 को लेकर के जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, आप लोग भी पार्टी बना लिए हैं और आप लोग भी कहते हैं विधायक मंत्री बनेंगे, तो क्या गारंटी है कि आप अभी बताएं कि जितने भी लोग हिस्सा बनते हैं वो हिस्सेदार हो जाते हैं और वो उसी में रम जाते हैं? तो क्या गारंटी है संजय मेहता जी का, क्या गारंटी है टाइगर जयराम महतो जी का, क्या गारंटी है आने वाली जो नई जेबी केसेस है उसका, जो आप लोग उस लूट का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप लोग उस हिस्से का भागीदार नहीं बनेंगे? बहुत वाजिब सवाल है, बहुत जायज़ सवाल है और इस सवाल पर बिल्कुल चिंता जाहिर की जानी चाहिए। लेकिन बिल्कुल डंके की चोट पर इस बात को हम लोग कह रहे हैं कि हमारे संगठन का कोई भी व्यक्ति अगर अनियमितता में पाया जाता है, अगर अनैतिक गतिविधियों में पाया जाता है, उसी दिन उस व्यक्ति को हम लोग संगठन से बाहर करेंगे। और अगर मैं खुद भी कहता हूं कि अगर नैतिक तौर पर मैं इतना अपना सामर्थ्य रखता हूं, और हमारे तमाम साथी, कि अगर कहीं भी ऐसी कोई अगर खोट दिखाई पड़ती है कि हमारे नीयत में और काम में, उसी दिन हम लोग सक्रिय राजनीति से अपना रुख जो है अख्तियार कर लेंगे और दूसरे रास्ते की ओर मुड़ जाएंगे। लेकिन ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इसलिए आप लोगों को विश्वास करना होगा और तमाम झारखंड वासियों को कि ये जो लड़ाई लड़ने वाले नौजवान मैदान में उतरे हैं वो आम झारखंडी लोग हैं, घर गांव से निकले हुए लोग हैं। किसी के खेत में मतलब वो मजदूरी करते थे या फिर अपने खेत में कामकाज करते थे, या किसान के बेटे हैं या मजदूर के बेटे हैं, या साधारण पढ़ाई करने वाले लड़के हैं, या जेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के हैं। इन लड़कों के भीतर सिर्फ यही मनसा है कि झारखंड में झारखंडियों को कैसे हक अधिकार दिलाया जाए। एक बहुत बड़ी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है कि हम लोग कोई बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा पाल करके आए हैं कि हम लोगों को अंबानी और अडानी जैसा कोई कॉरपोरेट बन जाना है। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि गांव घर के लोगों में बराबर खाना पहुंचे, सबके प्लेट में बराबर राशन पहुंचे, सबके घर के में शिक्षा का, विकास का, एक तरीके से कह सकते हैं कि उसकी ऊर्जा पहुंचे, उसकी रोशनी पहुंचे। यही हम लोगों की सोच है। जेबी केसेस की पॉलिसी में क्या कमियां रहती है कि जब भी कहीं सभा होता है तो वहाँ पे मंच पर माइक लेने के लिए जितने भी कद्दावर जेबी केसेस के क्रांतिकारी हैं पहुँच जाते हैं, पर वहीं दूसरी अगर बात करें कहीं पे आंदोलन होता है, कहीं लाठियाँ बरसाई जाती है पब्लिक पर, तो वहाँ पे उस आंदोलन में वो लाठियाँ को कंधा देने के लिए या फिर उस लाठियाँ का माथा देने के लिए या पीठ देने के लिए जेबी केसेस के क्रांतिकारी नज़र नहीं आते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये एक बेबुनियाद बात है। देखिए, विधानसभा घिरा हुआ क्रांतिकारी गए, राजभवन का घिरा हुआ क्रांतिकारी गए। आपने इस बात देखा होगा कि जो आंदोलन हुआ था बोकारो में, क्रांतिकारी गए। अभी ईएसएल वेदांता में आंदोलन हुआ, हमारे टाइगर जयराम जी पहुँचे, और तमाम आंदोलनों में सारे लोग पहुंच रहे हैं दादा, पहुंच रहे हैं। इस पर हम ये नहीं कर रहे हैं कि कहने का मतलब है कि जो नीति है, मान लीजिए जैसे आप लोग सभा करते हैं तो सभा में तो जिस तरह से सब क्रांतिकारी एक जगह आते हैं, तो उसी तरह मान लीजिए भी ईएसएल वेदांता में हुआ तो वहाँ पे भी सब लोग पहुँचना चाहिए ताकि उसको मजबूती से लड़ा जाए। जी बिल्कुल, आपका सही कहना है। लेकिन संगठन का जो काम है उस संगठन में हमारे संगठन के लोग जाते हैं। जब कहीं पर आंदोलन हो रहा होता है तो वो मजदूरों का आंदोलन होता है, स्थानीय लोगों का आंदोलन होता है, रैयतों का आंदोलन होता है, विस्थापितों का आंदोलन होता है। उसमें आप किसी की पार्टी के बैनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसे कोई संगठन के लोग हम लोगों को आमंत्रित करते हैं कि संजय दा आप आइए, हम लोगों के आंदोलन में साथ दीजिए, हम लोग आएंगे। हम लोगों को बांझेडी में बुलाया गया था, हम लोग आए थे। तमाम जहाँ भी लोग बुलाते हैं हम लोग आते हैं, पहली पंक्ति में लड़ते हैं। पुलिस से, प्रशासन से हम लोगों ने वार्ता किया था, लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं ये साफ तौर पर झारखंड नवनिर्माण के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में जहाँ भी किसी भी विषय पर कोई आंदोलन चल रहा हो और उन आंदोलनकारियों को ये लगता हो कि हम लोगों के आने से उस आंदोलन में थोड़ा सा भी ताकत बढ़ेगा, तो हम लोग बिल्कुल अपना कदम ताल बढ़ाएंगे, कदम बढ़ाएंगे और कदम ताल करते हुए उस लड़ाई को लड़ेंगे। ये भरोसा दिलाना चाहते हैं। 2024 की तैयारी है,
संजय मेहता हजारीबाग से दावेदारी पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्या कहेंगे, कितनी तैयारी है आपकी? नहीं देखिए, जनता दावेदारी करती है। हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग थोपे हुए लीडर नहीं बनेंगे और खुद कह देंगे कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग लड़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। जनता जो कहेगी वो करेंगे। अगर जनता ऐसा कुछ कहती है तो ऐसा हम लोग निर्णय लेंगे, आने वाले वक्त में सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। लेकिन हाँ, एक बात तो हम लोगों ने तय कर दिया है कि 2024 में जो भी बनेगा झारखंड में सांसद विधायक 100% सीटों पर, 81 विधानसभा, 14 लोकसभा और 81 विधानसभा में अपने हमारे विधायक होंगे, तो 6 राज्यसभा के सांसद भी झारखंडी माटी के होंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये चाहते हैं कि झारखंड के 100% विधानसभा और लोकसभा के सीटों पर, राज्यसभा के सीटों पर झारखंडी माटी का सांसद और विधायक बने, और इसको लेकर हम लोग जनता को जागरूक करेंगे और उनको ये बात बताएंगे। ये थे हमारे JVKSS के केंद्रीय सदस्य संजय मेहता जी, उनके विचारों को आप तक मैं ला रहा था। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। दादा, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया झारखंड नवनिर्माण के तमाम दर्शकों को। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड। चलिए।